बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर न्यूट्रिशन में जो हमने कल टॉपिक डिस्कस किया था वो था होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैंने आपको बताया था कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड पार्टिकल्स को बॉडी के अंदर ले लेता है और फिर बॉडी के अंदर ही उसको डाइजेशन करेगा। तो उसको तोड़कर, डाइजेशन का मतलब होगा तोड़कर उसको सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में लाएगा। तो इस मूड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं होलोजोइक मूड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मूड ऑफ न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स में या 5 स्टेजेस में होती है। पहला कहलाता है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? फूड को बॉडी के अंदर लाना इंजेशन कहलाता है। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे जो होलोजोइक मूड ऑफ न्यूट्रिशन जिनका होगा, तो वो इंजेक्शन करते हैं फैगोसाइटोसिस के ज़रिए। फैगोसाइटोसिस भी आपको मैंने बताया था कि एंडोसाइटोसिस की एक टाइप होती है फैगोसाइटोसिस की। किस तरीके से जो आउटसाइड फूड पार्टिकल है वो बॉडी के अंदर आता है, उसके मेम्ब्रेन अराउंड जो है उसकी एक मेम्ब्रेन बन जाती है। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे वो इंजेक्शन करते हैं बाय माउथ। माउथ के ज़रिए इंजेक्शन करते हैं। फिर दूसरी स्टेज होती है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है कि जो कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में लाया जाता है। इस प्रोसेस को, इस स्टेज को आप कह रहे होते हो डाइजेशन। अब डाइजेशन किस तरह होती है जी, ये तो हम बाद में, जाहिर बात है ऑर्गेनिजम्स पढ़ते जाएंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन डाइजेशन के लिए इंजाइम्स चाहिए होते हैं। इस स्टेज में आपको एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको एमाइलेज नाम का एंजाइम जो है वो उनको ब्रेक करता है और उसकी सॉल्युबल फॉर्म उसको मोनोसेक्राइड यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन एक पॉलीमर है, इसके लिए जो एंजाइम होगा वो प्रोटीएस और ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम होता है, और ये प्रोटीन को तोड़ के इसकी सिंपल फॉर्म लाता है जिसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड। जबकि लिपिड्स ये भी पॉलीमर्स होती है, इसको जो एंजाइम ब्रेक करता है उसको हम कहते हैं लाइपेस। और लाइपेस इस लिपिड्स के पॉलीमर्स को तोड़कर इसकी सिंपल फॉर्म लाता है जिसको हम कहते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। तो ये डाइजेशन होती है। फिर डाइजेशन के हवाले से हमने थोड़ी मजीद बात की थी कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या होती है अगर सेल के अंदर हो रही होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होती है? सेल के बाहर होती है। यूनिसेलुलर जितने भी होंगे वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन करेंगे। मल्टी सेलुलर आपको दोनों मिलते हैं। कुछ ऐसे जो हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि हम इंसान, इंसेक्ट वगैरह, उनकी तो मुकम्मल तौर पे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। लेकिन कुछ सिंपल आपको मल्टी, हाँ, तो आपको जो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा उसमें आपको इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों मिलेगा। बहरहाल इंट्रासेलुलर क्या होती है? जब आपके ये जो डाइजेशन है वो सेल के अंदर हो रही होती है तो आपके तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन हुई है। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है सेल के बाहर डाइजेशन। इसी तरीके से दो और टाइप्स होती है, मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में फूड जो है वो फिजिकली टूटता है, उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई फर्क नहीं आता। जबकि यानी सिंपल छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होना। और केमिकल डाइजेशन क्या होता है कि फूड जो है उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा अमाइनो एसिड में, तो ये केमिकल डाइजेशन होती है। फिर तीसरा स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन क्या होती है कि अब ये जो डाइजेशन के नतीजे में आपके पास सिंपल सॉलेबल फूड मटेरियल्स आ गए, अब ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। फिर ब्लड इनको पूरी बॉडी सेल्स के अंदर लेकर जाएगा। मैं अभी इनफैक्ट हायर एनिमल्स की बात कर रहा हूँ। बहुत से एनिमल्स के अंदर ब्लड नहीं होता, तो ब्लड जो है वहाँ फिर ब्लड के अलावा कुछ और चीज़ होती है, पानी वगैरह। तो फिर ये ब्लड जो है वो आपके बॉडी के तमाम सेल्स तक इस डाइजेस्टिव फूड को लेके जाता है और फिर सेल्स जो हैं वो ब्लड में से इस डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये सारा कहलाता है एब्जॉर्प्शन। फिर चौथा स्टेप आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के अंदर ये जो सेल्स के पास डाइजेस्टिव फूड आ गया, अब ये उसको यूटिलाइज करते हैं फॉर एनर्जी प्रोड्यूसिंग, फॉर डेवलपमेंट वगैरह। इसके लिए इस फूड को वो यूटिलाइज करेंगे। पांचवा स्टेप होता है इजेशन। इजेशन के अंदर जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, जीआईटी में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो वेस्ट मटेरियल बच गया उसको बॉडी से रिमूव करना, पांचवा स्टेप इजेशन कहलाता है। ठीक है, ये हमने कल बात की थी। फिर आज हम जो है कुछ ऑर्गेनिजम्स को एज एन एग्जाम्पल उनकी डाइजेशन को समझने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से एनिमल्स को हमें स्टडी करना है? एमीबा को, हाइड्रा को, प्लेनेरिया को, कॉकरोच को, और आखिर में ह्यूमंस को। एमीबा यूनिसेलुलर समझ लें आप। एमीबा को समझेंगे हमें यूनिसेलुलर का समझ में आ जाएगा कि यूनिसेलुलर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह हो रहा है। और हाइड्रा ज़रा सिंपल होता है, प्लेनेरिया थोड़ा और वेल डिवेलप हो गया, कॉकरोच और वेल डिवेलप होता है, और ह्यूमन जो है वो सबसे ज़्यादा डिवेलप होगा। ठीक है, तो
पहले हम एमीबा की बात कर लेते हैं। एमीबा जो है आप जानते हैं, एमीबा को, एमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है, यानी कि जो ठहरे हुए पानी होते हैं इनमें पाया जाता है। इसकी खास बात ये यूकैरियोटिक होता है, यानी कि इसका न्यूक्लियस आपको वाज़ेह तौर पे नजर आएगा, इस डायग्राम में देख रहे हैं अगर आप, तो ये जो ब्लैक डॉट है ना ये इसका न्यूक्लियस है। तो ये यूकैरियोटिक होता है, यूनिसेलुलर होता है और स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है। इसकी खास बात ये है कि इसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता, इसका कोई एक फिक्स शेप नहीं होता। आप डायग्राम में देखें, मैंने तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 एमीबा बने में, बर्गर कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं है। वाई? क्योंकि इसके अंदर ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलती रहती हैं, खत्म होती रहती हैं, जिनको हम कहते हैं सीडोपोडिया। ठीक है, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, सीडोपोडिया। ठीक है, ऐसी है ये 5 सी मैंने जो डायग्राम बनाई है ना, इसमें ये 5 है, ये एक पहला सीडोपोडिया है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ये सीडोपोडिया निकलती भी रहती हैं, फिर वापस चली जाती हैं, निकल जाती हैं, वापस चली जाती हैं। तो इस वजह से इसका जो है ना कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। ठीक है, तो एमीबा का ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाने वाला एक यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और ये किस फाइलम से ताल्लुक रखता है तो आपको पता है जी, हमने पढ़ा है फाइलम प्रोटोजोआ। ठीक है, किंगडम जो सेकंड किंगडम होता है ना प्रोटिस्टा, उस किंगडम के अंदर एक फाइलम था, फाइलम प्रोटिस्टा, वो प्रोटोजोआ, उसमें ये होता है। और इसकी क्लास क्या होती है? सेक्टोरिया, वो सॉरी दूसरी वाली जो क्लास होती है जिसमें सीडोपोडिया निकलते हैं, मुझे नाम जहन में नहीं आ रहा अभी, एक होती है सीलेट, एक पता नहीं यार नाम जहन में नहीं आ रहा मुझे बहरहाल। ठीक है, तो ये एमोबा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आते हैं इसकी डाइजेशन की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका फूड मटेरियल। तो ये इसको हम माइक्रोफेगस फीडर होता है। ये भी मैंने आपको बताया था। माइक्रोफेगस फीडर्स क्या होते हैं जी? फीडर्स कहते हैं जो कि पानी के अंदर डिजोल्व मटेरियल्स होते हैं उसको लेते और छानते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन टाइप का करना। तो वाटर के अंदर इनका फूड पार्टिकल होगा और ये वाटर समेत उस फूड पार्टिकल को लेंगे और उस वाटर में से अपने फूड पार्टिकल को निकालेंगे, इसलिए फीडर वर्ड यूज आ रहा है। और माइक्रोफेजेस का मतलब होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो इनके जो ये माइक्रोफेजेस फीडर्स हैं, इसका मतलब है कि ये इनके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की सूरत में इनका फूड मटेरियल होता है, पानी में डिजोल्व हुआ, पानी में होगा वो मौजूद। ये पानी समेत उसको अपने अंदर ले लेंगे और फिर उस पानी में से उसको जो है वो छान छून के जो है ना अपने लिए फूड निकाल लेते हैं। तो माइक्रोफेजेस फीडर हैं, ये ज़्यादातर बैक्टीरिया पर फीड करते हैं जी, बैक्टीरिया को खाते हैं। और बैक्टीरिया के अलावा ये फाइलम प्रोटोजोआ की जो बाकी दीगर क्लासेस होती है ना, सीलिएट्स, फ्लैजिलेट और सक्टोरिया वगैरह, उधर के भी कुछ ऑर्गेनिजम्स पर फीड करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया इनकी अच्छी खुराक होती है। इसी तरह यूग्लेना वगैरह को खा जाते हैं, अक्सर पैरामीशियम को खा जाते हैं। ठीक है, तो ये इनकी जो है इनका फूड होता है। तो माइक्रोफेकस फीडर्स हैं ये, ज़्यादातर ये बैक्टीरिया पे हमला करते हैं, बैक्टीरिया को खा जाते हैं। और इनका जो डाइजेशन होगा वो इंट्रासेलुलर होगा। इंट्रासेलुलर का मतलब है कि सेल के अंदर डाइजेशन होगा, क्योंकि ये तो होता ही एक सेल का है, ये तो है ही एक सेल का ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर का है मैंने उसको। तो यूनिसेलुलर है, लिहाजा इसी के सेल के अंदर हो रहा है इसका डाइजेशन, इसलिए इसने आप इसको कह रहे हो कि इसका इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। अब इसकी डाइजेशन में देखिए सबसे पहले होता क्या है जी कि ये एमीबा है जी, स्टार्टिंग इस डायग्राम से ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ये डायग्राम से। ठीक है, अब जब ये सेंस कर लेता है इसके पास सामने फूड पार्टिकल मौजूद होता है, जैसे कोई पानी में कोई बैक्टीरिया मौजूद है, तो ये उसके करीब जाता है। अब उसके करीब जाके उस बैक्टीरिया के अराउंड जो है, यानी कि उसके इर्द गिर्द ऐसे दो सीडोपोडिया बना देता है, उसको घेरना शुरू करता है। ठीक है, अब ये जैसे ये रेड कलर में ना, ये इसका फूड पार्टिकल है। अब एमीबा इसके करीब आया और इसने देखें इसके ऊपर और नीचे एक सीडोपोडिया डिवेलप करना शुरू कर दिया। अब ये सीडोपोडिया एक्चुअल में इसको घेर रहा है। आगे जाके जैसे ये फूड पार्टिकल अंदर की तरफ आएगा तो सीडोपोडिया दोनों आपस में मिल जाएंगे और ये अब बैक्टीरिया अंदर आ गया और ये जो अराउंड है ना, ये इसके एक मेम्ब्रेन बन गई और ये तैयार हो गया एक फूड वैक्यूल। अब ये क्या है? ये एक फूड वैक्यूल बन गया। ऐसे ये इंजेक्शन करता है। ठीक है, ये इसका इंजेक्शन हो गया। तो इंजेक्शन क्या करता है, ये किस तरीके से कर रहा है कि ये अपने सीडोपोडिया को एक्सटेंड करता है। सीडोपोडिया को एक्सटेंड करके ना ये बैक्टीरिया के अराउंड लेकर आता है, बैक्टीरिया के पीछे से जो है अपने सीडोपोडिया को मिला देता है। जैसे मिला देता है तो ये बैक्टीरिया अब अंदर कैद हो गया और उसके अराउंड ये एक मेम्ब्रेन आ गई। ठीक है, ये मेम्ब्रेन अलग हो जाती है और ये जो है इसका वैक्यूल बन गया, फूड वैक्यूल। तो इस चीज़ को हमने कहा था कि ये एंडोसाइटोसिस होता है। एंडोसाइटोसिस आपको याद होगा, ये मैंने आपको कल बताया था। एंडोसाइटोसिस क्या होता है कि जी फूड पार्टिकल, ये फूड पार्टिकल है, ये मेम्ब्रेन है,
फूड पार्टिकल करीब आ रहा है, मेम्ब्रेन झुकती जा रही है और आखिर में मेम्ब्रेन उस फूड पार्टिकल के अंदर आ गई। तकरीबन वैसे ही मामला है। और एंडोसाइटोसिस में भी हमारे पास दो टाइप होती है, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। तो इसमें ये हो गया फैगोसाइटोसिस, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल लेके जा रहा है ये, फैगोसाइटोसिस। तो ठीक है जी, इसका इंजेक्शन जो है वो जिस प्रोसेस के जरिए हो रहा है उसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है जी। इसकी मेरे पास एक वीडियो है, मैं आपको वो वीडियो भी दिखा देता हूँ। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से इंजेक्शन कर रहा है। देखिएगा ज़रा ये, अब देखें ये एमीबा है और ये इसका बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के अराउंड देखें ये अपना आहिस्ता आहिस्ता सीडोपोडिया को डिवेलप कर रहा है। ठीक है जी। अब ये डिवेलप कर रहा है, जैसे ही बैक्टीरिया घिर गया, अब इसने अपने दोनों सीडोपोडिया को मिला दिया। अब मैं मिला दिया ना इसने, अब यहाँ पर ये एमीबा का जो है ये चीज़ है ना, ये मेम्ब्रेन है गई, ये मेम्ब्रेन थी ना, और ये अब क्या तैयार हो गया, ये फूड वैक्यूल। इस फूड वैक्यूल के अंदर इसने अपना फूड पार्टिकल यानी बैक्टीरिया को घेर लिया। ठीक है जी। तो ये तो इसका इंजेक्शन हो गया। इस तरीके से ये इंजेक्शन करता है, इसको हम कहते हैं कि ये फैगोसाइटोसिस है। ठीक है, फैगोसाइटोसिस के जरिए ये इंजेक्ट कर लेता है। ये इंजेक्शन हो गया जी इसका। उसके बाद डाइजेशन कैसे करता है, ये सेकंड स्टेप। अब इसके पास हमने पढ़ा है जी, सेल वाला चैप्टर पढ़ा था जिसके अंदर हमने ऑर्गेनल्स पढ़े थे। तो हमने पढ़ा था कि एनिमल्स के अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनल होता है जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम। ठीक है, आप इस डॉट को, ये जो डॉट्स नजर आ रहे हैं ना आपको, ये डॉट, इनको आप कह लो कि ये हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के बारे में मैंने आपको बताया था, सर्कुलर होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं। कौन से एंजाइम्स? वही एंजाइम्स जो कि फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, वही एमाइलेस, प्रोटीएस और लाइपेस। ठीक है, वही वाले एमाइलेस, ए फॉर एमाइलेस, पी फॉर प्रोटीएस और एल फॉर लाइपेस। एपीएल कह रहा हूँ मैं, इतना बड़ा वर्ड नहीं लिख रहा मैं। तो एमाइलेस उस लाइसोसोम के अंदर होते हैं ये एंजाइम, तो लाइसोसोम डाइजेशन करता है। ठीक है, तो अब ये जो डाइजेशन करें, हल वाला हुआ, मैंने इसको स्टॉप नहीं किया, रिस्पायरेटरी सिस्टम तो नहीं क्या बोलना शुरू हुई। हाँ, तो इंजेक्शन हो गई, हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं जी। डाइजेशन ये करते हैं जी बाय एन ऑर्गेनल कॉल्ड लाइसोसोम। लाइसोसोम नाम का एक ऑर्गेनल होता है, उससे ये डाइजेशन करते हैं। लाइसोसोम गोल बॉडी होती है, ऐसे गोल सा ऑर्गेनल होता है। ये मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, और अंदर ये तीनों इसके एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये एंजाइम्स मौजूद होते हैं एपीएल यानी एमाइलेस, प्रोटीएस और लाइपेस। एमाइलेस जो है कार्बोहाइड्रेट ब्रेक करता है, प्रोटीएस जो है प्रोटीन ब्रेक करता है, लाइपेस जो है वो लिपिड्स ब्रेक करता है। अब ये लाइसोसोम्स क्या होता है जी, ये जो फूड वैक्यूल बन गया ना इसका, ये फूड वैक्यूल, ये अंदर छुपा हुआ छोटा सा बैक्टीरिया, लाइसोसोम्स इस वैक्यूल के पास आ जाते हैं, फूड वैक्यूल के पास, और इसके साथ डिफ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और अब ये जब डिफ्यूज हो जाएंगे ना, तो अब हम इसको फूड वैक्यूल नहीं कहते, अब हम इसको कहते हैं डाइजेस्टिव वैक्यूल। अब ये बन गया एक डाइजेस्टिव वैक्यूल। क्यों? क्योंकि अंदर इसमें डाइजेशन हो रही है, अंदर फूड वैक्यूल भी है और लाइसोसोम्स ने अपने जो एंजाइम्स है ना एपीएल, वो अंदर भेज दिए। ठीक है, तो अब ये अंदर डाइजेशन होना शुरू हो जाती है। एमाइलेस आपके जो इसके जो बैक्टीरिया है उसके जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है उनको ब्रेक करेगा, प्रोटीएस जो है प्रोटीन को ब्रेक करेगा, लाइपेस जो है वो लिपिड्स को ब्रेक करेगा, और अंदर जो है अब ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। अंदर जो है ना ये ब्रेक होना, तो अब जब ये ब्रेक हो रहा होता है तो फिर इसको आप फूड वैक्यूल नहीं कहते, उसको आप कहते हो डाइजेस्टिव वैक्यूल। तो ये हो गई डाइजेशन। ठीक है, अब डाइजेशन के बाद क्या होगा, अंदर बैक्टीरिया मरमर आ गया, और उसके बैक्टीरिया के अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स थे, अब वो सारे टूट गए एंजाइम्स की मदद से, और अब क्या बन गया जी, वो सिंपल सॉल्युबल मटेरियल्स बन गए, वही ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड। अब तीसरी चीज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कैसे होती है जी, कि अब ये जब डाइजेस्टिव वैक्यूल जब मुकम्मल हो जाता है, इसकी डाइजेशन मुकम्मल हो जाती है, तो इसमें से ऐसे छोटी छोटी सी केनाल्स निकलती है। जैसे कि ये वैक्यूल है आपका डाइजेस्टिव वैक्यूल, अंदर इसके वो डाइजेशन कंप्लीट हो गई, अब ये अंदर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड मौजूद है, तो इसमें से ऐसी छोटी छोटी सी किनाल्स निकलती हैं, बड़ी पतली पतली सी ऐसी किनाल्स निकलती हैं, दे आर कॉल्ड केनाल्स। और केनाल्स के जरिए, केनाल समझ लें आप, ये आप कह लें पाइप है, ये पाइप है। अब अंदर ये जो जितना भी अंदर ये जो डाइजेस्टिव फूड मटेरियल पड़ा हुआ है, ये अब इन केनाल्स की मदद से ऐसे बाहर आ जाता है, और कहाँ आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में। अब ऐसे साइटोप्लाज्म में आ जाता है, तो अब ये साइटोप्लाज्म में आ गया सारा फूड, डाइजेस्टिव फूड जो है वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है। ठीक, तो आप ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव वैक्यूल ने जब अपनी डाइजेशन मुकम्मल कर दी, तो आप उसमें से ये अपने किनाल्स निकाल देता है, और किनाल्स की मदद से इस डाइजेस्टिव वैक्यूल के अंदर जितना भी सॉल्युबल फूड मटेरियल है, वो अब इन किनाल्स की मदद से आ जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब साइटोप्लाज्म के अंदर ये फूड मटेरियल जब आ जाता है,
तो साइटोप्लाज्म जो है वो फ्लो में होता है। जैसे अगर आप समंदर में जाएं तो समंदर को बिल्कुल बीच समंदर में जाए तो आपको पानी ठहरा हुआ नजर नहीं आता, बल्कि पानी जो है फ्लो कर रहा होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ ऐसे बह रहा होता है पानी। इसी तरीके से साइटोप्लाज्म भी होता है, खाली एमीबा का नहीं, इंसानों का, सेल्स का, सारों का, सबों का साइटोप्लाज्म एक मूवमेंट में होता है, फ्लो हो रहा होता है, ऐसे फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, इस फ्लो को हम कहते हैं साइक्लोसिस। साइक्लोसिस कहते हैं, साइटोप्लाज्म में साइक्लोसिस होती है, यानी साइटोप्लाज्म फ्लो कर रहा होता है पानी की तरह। तो अब ये जो केनाल्स की मदद से डाइजेस्टिव फूड जो है साइटोप्लाज्म में आ गया, अब साइक्लोसिस की मदद से ये फूड, डाइजेस्टिव फूड पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हर तरफ ये फूड चला जाएगा, हर तरफ ये डाइजेस्टिव फूड जो है वो चला जाएगा एमीबा के अंदर। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन भी हो गई है। उसके बाद एसिमिलेशन किस तरह होगी, अब ये साइटोप्लाज्म के हर हिस्से पर, हर किनारे पर फूड मिल गया, अब वहाँ एनर्जी चाहिए होगी, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया उस फूड को ब्रेक करेंगे, एनर्जी निकाल लेंगे। अगर उन फूड मटेरियल से एनर्जी नहीं निकालनी, कुछ चीज़ प्रोड्यूस करनी है, तो गोल्जी बॉडीज उनको लेंगे, उनको मॉडिफाई करेंगे और फिर वो उसको प्रोडक्शन में लगा देंगे। तो अब ये एसिमिलेशन होना शुरू हो जाएगा उस फूड का। और अब इस डाइजेस्टिव वैक्यूल के अंदर, अब हम इसको डाइजेस्टिव वैक्यूल नहीं कहेंगे, अब हम इसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब इसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हम क्यों कह रहे होते हैं, क्योंकि अब इस वैक्यूल के अंदर कचरा भर रखा है, सारा बैक्टीरिया नहीं टूटा है, जितना टूट गया, जितना फूड मटेरियल निकला निकला, बाकी जो बचा हुआ है ना वो अब इस वैक्यूल के अंदर पाया जा रहा है, वो वेस्ट है। अब इस वैक्यूल के अंदर क्या मौजूद है जी, वेस्ट मौजूद है। तो अब ये वैक्यूल जो है ऐसे किनारे की तरफ आता है, और एक्सोसाइटोसिस, आपको याद होगा कल भी मैंने आपको बताया था एक्सोसाइटोसिस, कि ये किनारे पर आएगा, इसकी मेम्ब्रेन और ये सेल मेम्ब्रेन ये दोनों मिल जाएंगी, और ये ऐसे सुराख खुल जाएगा, और ये सारा वेस्ट जो है वो बॉडी से, इसके सेल से बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया पांचवा स्टेज, इजेक्शन। तो इजेक्शन जो है वो हो रही है एक्सोसाइटोसिस के जरिए, एक्सोसाइटोसिस। ये इसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। आप देख रहे हो वही पांचवें स्टेप आ गई। अब इंजेक्शन कैसे हुई है जी, बाय फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस के जरिए इंजेक्शन हुई। डाइजेशन किसके जरिए हुई है जी, लाइसोसोम्स के जरिए डाइजेशन हुई है। एब्जॉर्प्शन तो जो है वो केनाल्स के जरिए एब्जॉर्ब हो गया साइटोप्लाज्म के अंदर, और फिर साइक्लोसिस के जरिए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर, यूटिलाइज भी हो गया। और इजेक्शन कैसे हुई है जी, बाय एक्सोसाइटोसिस। ठीक है जी। तो ये एमीबा की डाइजेशन थी, आपने देखा इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, पूरे एक सेल के अंदर ही सारा काम हो गया, और वही पांच स्टेजेस हो गए। तो ये हो गया एमीबा, डाइजेशन इन एमीबा। और अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर कोई सवाल हो तो माइक आपके खुले में पूछ लिएगा, ठीक है, किसी भी टाइम पूछ लिएगा, आपको पता है ये सवाल का सेशन जो होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं जी, अब हम दूसरे ऑर्गेनिज्म को लेंगे, दैट इज कॉल्ड हाइड्रा। हाइड्रा की अब हम बात करते हैं जी, थोड़ा सा हाइड्रा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया हुआ फाइलम हमने पढ़ा हुआ है, हाइड्रा जो होता है उसका ताल्लुक है जी फाइलम, का लिखूं, इधर लिख देता हूँ, इसका ताल्लुक है फाइलम निडेरिया, और फाइलम निडेरिया को हम फाइलम कॉलेंट्रेटा भी कहते हैं, कॉलेंट्रेटा। ठीक है जी। एनिमल किंगडम, एनिमल वाला जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो पहला फाइलम था पॉलीफेरा, और दूसरा फाइलम आया था ये निडेरिया और कॉलेंट्रेटा, जिसकी एग्जाम्पल में हमने हाइड्रा भी पढ़ा हुआ है और जेलीफिश भी पढ़ी हुई है। तो ये फाइलम निडेरिया और कॉलेंट्रेटा का होता है। फाइलम निडेरिया और कॉलेंट्रेटा की कुछ ज़रा खास बातें अगर हम रिपीट करें, तो एक बात तो ये होती है जी, पहली बात निडेरिया के अंदर, कि इनके पास माउथ होता है, और माउथ के पास, माउथ के अराउंड जो है टेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको इसकी डायग्राम दिखा दूंगा, ये डायग्राम देख रहे हैं, बल्कि इसको कॉपी कर लेते हैं उधर, ताकि इसमें हम कुछ तब्दीली भी कर सके अगर हमें तब्दीली करना हो तो। ये हमने डायग्राम ले ली, ठीक है, ये है हाइड्रा। तो हाइड्रा, ये पहले हाइड्रा का छोटा सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। ये फाइलम निडेरिया और कॉलेंट्रेटा से इसका ताल्लुक होता है जी। और ये जो निडेरिया और कॉलेंट्रेटा ये क्या है जी, ये ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें पहली बात है जी माउथ होता है, ये रहा इसका माउथ, ठीक है जी। और उस माउथ के अराउंड जो है पतले पतले से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं टेंटिकल्स। एक बात, इन टेंटिकल्स के अंदर बड़े बारीक बारीक से नोकीले सुई की तरह के सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं नीडोसाइट्स, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, चुभने वाले। उनके अंदर, वो नीडोसाइट्स के अंदर ना पॉइजन टाइप का मटेरियल बनता है, ये इनमें जो है नीडोसाइट्स होंगे, ये ऐसे नीडोसाइट्स होंगे और ये स्टिंग निकली हुई होंगी।
पूरे टेंटिकल्स के अंदर ये भरे हुए होते हैं। इन नीडोसाइट्स के अंदर जो है ये पॉइजन टाइप का मटेरियल बनाते हैं, और स्टिंगिंग ये जो निडल निकली हुई है, ये इसकी मदद से अपने जो प्रे होता है, जो भी इसका खाना होता है, ये उस पर मार के उसको पैरालाइज कर देते हैं। ये इस खास बात है, इसी वजह से क्योंकि इनके पास नीडोसाइट्स नाम के सेल हैं, इसलिए आपने इस फाइलम को नीडेरिया कहा था। और फिर एक और खास बात वो ये है कि फिर इनके माउथ के अंदर ये कैविटी पाई जा रही होती है जिसको हम कहते हैं कॉलेंटीरॉन, और यहाँ हम इसको कहेंगे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। फाइलम वाले में हमने इसको कॉलेंटीरॉन कहा था, और इस वजह से हमने कहा था इसका नाम जो है वो कॉलेंट्रेटा है। ठीक है, तो ये इसका फाइलम का छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। इसके पास टेंटिकल्स है, टेंटिकल्स के अंदर नीडोसाइट्स है, नीडोसाइट्स नाम के सेल्स हैं जिससे ये चुबाकर अपने प्रे को पैरालाइज करेंगे। इसके अलावा इनके माउथ के अंदर, माउथ के बाद या इनकी बॉडी के अंदर कॉलेंटीरॉन नाम की एक कैविटी पाई जाती है, और उस कैविटी को यहाँ पर हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहेंगे, क्योंकि जितने डाइजेशन जो है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा वो इस कैविटी के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, इस कैविटी के अंदर हो रहा होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी हो जाती है। तीसरी खास बात जो थी, जो मुझे फाइलम वाले बात में आपको रिपीट करनी पड़ेगी, वो ये कि ये डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि इसके पास दो सेलुलर लेयर्स होती है। ठीक है, अगर मैं आपको इसकी डायग्राम बना के दिखाऊं तो ये इसकी एक, जैसे बाहर एक आउटर सेल की लेयर होती है, टिश्यू की लेयर, सॉरी, ऐसे टिश्यू की एक लेयर होती है, इसको हम कहते हैं एक्टोदम। ठीक है, ये एक्टोदम हो गई। उसके बाद एक अंदर की तरफ लेयर होती है, उसको हम कहते हैं एंडो। ठीक है, तो एक अंदर की तरफ लेयर होती है, ये अंदर की तरफ है ये वाली। ठीक है जी, तो ये कहलाती है, ये वाली कहलाती है एक्टोदम, ये वाली कहलाती है एंडोदम। दो लेयर्स हो जाती है, बीच के अंदर ये एक जेली टाइप की लेयर होती है, इसको हम कहते हैं मीसोग्लिया। तो ये डिप्लोब्लास्टिक हो जाता है, इसकी दो लेयर्स होती है, बीच में एक जेल टाइप की मटेरियल एक लेयर है, वो सेलुलर नहीं होती, लिविंग नहीं होती, इसलिए उसको लेयर नहीं मान रहा है। ठीक है, तो ये तीन बातें जरा जहन में रखनी होंगी हाइड्रा की, कि इसको हमने निडेरिया क्यों कहा हुआ है, इसको हमने कॉलेंट्रेटा क्यों कहा हुआ है, और इसको हमने डिप्लोब्लास्टिक क्यों कहा हुआ है। अब आते हैं इसकी डाइजेशन की तरफ। पहली बात तो इसकी जो डाइजेशन है, क्योंकि ये एक मल्टी सेलुलर है, लेकिन मल्टी सेलुलर में भी सिंपल होता है, लिहाजा इसमें आपको दोनों तरह का डाइजेशन मिलेगा। इसमें आपको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी मिलेगा और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी मिलेगा, यानी ये अपने सेल के अंदर भी फूड पार्टिकल को तोड़ेंगे और सेल के बाहर भी, यानी बाहर से मुराद होगा इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है ना, ये वाली गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, एक तो इधर भी तोड़ेंगे ये फूड को, तो ये हो जाएगी एक्सटर्नल डाइजेशन, और फिर ये ऐसे फूड को अंदर भी तोड़ेंगे, जैसे अभी एमीबा ने तोड़ा है। ठीक है, ये फूड पार्टिकल्स को ले जाएंगे अंदर, फूड वैक्यूल बना लेंगे, लाइसोसोम इससे अटैच हो जाएगा, और वो फिर जो है लाइसोसोम जो है उन फूड पार्टिकल्स को तोड़ेगा, जैसे एमीबा ने तोड़ा है। तो ये चूंकि बाहर भी डाइजेशन कर रहे हैं, अंदर भी डाइजेशन कर रहे हैं, लिहाजा हम इनको क्या कह रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी शो करेगा, इंट्रा सेलुलर भी। अब इसका जो खाना होता है ये मैक्रोफेजस होता है। अब आपको माइक्रो तो बताया था, छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये मैक्रो ये होता है, बड़े पार्टिकल्स ले जाते हैं, ये जरा बड़े पार्टिकल्स को फीड करते हैं। यहाँ तो आप देखें जी, एक पूरा परिंदा, छोटा सा कोई परिंदा ही उठा के खा गया, ये डेफनिया नाम का। इसी तरीके से ये इंसेक्ट के जो पानी के अंदर लार्वा मौजूद होते हैं, ये उनको खा जाता है। छोटे छोटे से अर्थवर्म टाइप के जो एनिलीड्स होते हैं उनको फीड कर लेता है। मॉस्किटो के लार्वे बहुत खाता है, ये फ्रॉग के लार्वे खा जाता है। तो थोड़े से बड़े पार्टिकल्स को ये एब्जॉर्ब कर रहा होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं मैक्रोफेजस। ठीक है, आते हैं जी इसकी डाइजेशन की तरफ। तो ये इसकी बॉडी है जी, इसकी बॉडी में आपको देखें हम इसकी बॉडी में, तो ये अंदर जो आपको कैविटी नजर आ रही है, ये इसकी कॉलेंटीरॉन हो गई, या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कह लो आप इसको। इसका जो ओपनिंग है वो माउथ के लाएगा, माउथ के अराउंड जो है वो टेंटिकल्स हो गए, और उस टेंटिकल्स में ये नीडोसाइट्स मौजूद है, ये नीडोसाइट्स है। ठीक है जी। और एक और मैं बात बता रही, हाँ एक और बात जहन में आई, वो ये कि इनका जो है वो सेक लाइक हो गया जी मामला। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कैसा हो गया, सेक लाइक या इनकम्प्लीट। ठीक है, ये भी आपको बताया था ना मैंने, एक होता है सेक लाइक जिसको आप इनकम्प्लीट भी कहते हो, और एक होता है ट्यूब लाइक जिसको आप कंप्लीट भी कहते हो। सेक लाइक में खाली माउथ होता है, और ट्यूब लाइक में माउथ और एनस दोनों होता है। यहाँ आपको नजर आ रहा है खाली माउथ है, इसमें एनस नहीं है, लिहाजा ये सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया या इनकम्प्लीट हो गया। अब ये करता किस तरह है जी न्यूट्रिशन जी, गौर करिएगा। सबसे पहले ये अपने प्रे को देखता है, तो टेंटिकल्स की मदद से उस प्रे पर ये अपने नीडोसाइट्स को हिट करता है, जिससे प्रे इसका पैरालाइज हो जाता है, सुन हो जाता है, मूव नहीं कर सकता, यानी कि यूँ आप कह लो पैरालाइज हो गया। अब इन टेंटिकल्स की मूवमेंट की मदद से ये उस प्रे को अपने माउथ के अंदर ले आता है।
ठीक है, तो पहले ये क्या करेगा, अपने इन टेंटिकल्स पानी के अंदर ये अपने टेंटिकल्स को मूव कर रहा होता है, प्रेस से टकराएगा, इसके टेंटिकल से नीडोसाइड उस पर चुभेगी, इंजेक्ट होगा नीडोसाइड और वो पैरालाइज हो जाएगा। फिर ये मजीद अपने इन टेंटिकल्स को घुमा घुमा के अपने उस प्रे को अपने माउथ के अंदर ले आएंगे, और अब इनका जो प्रे है वो किस में आ गया, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में। तो इन्होंने इंजेक्शन की बाय माउथ, माउथ के जरिए ये इसका इंजेक्शन हो गया, इसने अपना फूड अंदर ले आया। और कैसे इंजेक्शन किया, माउथ के जरिए, क्यों, क्योंकि सेक लाइक हो गया। अब उसके बाद डाइजेशन का मामला क्या है जी, ये इसकी जरा ये देखें आप, इसकी बॉडी वॉल को काट के थोड़ा सा मैग्नीफाई किया हुआ है, ये देख रहे हैं आप, बॉडी वॉल को इसको थोड़ा सा काट के ना ये इसको इस डायग्राम में मैग्नीफाई किया हुआ है। ये जो है एक्टोदम हो गई, ठीक है, ये आउटर लेयर हो गई एक्टोदम, और ये वाली जो लेयर है ये एंडोदम हो गई, एंडोदम। बीच में इन्होंने ये हल्की सी आपको नजर आ रही है पतली पतली सी, ये वो मीसोफिलिया हो गई, जो कि सेलुलर तो होती नहीं है, लिहाजा इसकी तो बात करना भी बेकार है, पतली सी होती है बाला जी। अच्छा एक्टोदम तो छोड़े, एंडोदम का बड़ा हम किरदार है, क्यों, क्योंकि वो अंदर है। एंडोदम के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, एक कहलाते हैं ग्लैंड्यूलर सेल्स और एक होते हैं फ्लैजिलेटेड। कहाँ लिखूँ मैं, हाँ ये वाला आपको सेल नजर आ रहा है, ये वाला देखें, ये फ्लैजिलेटेड सेल है, इसमें फ्लैजिला लगा हुआ है, फ्लैजिलेटेड, ठीक है, नजर आ रहा है ना, ये रहा फ्लैजिला, देखें ऐसे फ्लैजिला लगा हुआ है, इसी तरह ये देखें, ये फ्लैजिला वाला, ये रहा फ्लैजिला, ये वाला फ्लैजिला, ये वाला फ्लैजिला, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है। और इसी तरह कुछ ऐसे सेल्स होंगे जिनमें फ्लैजिला नहीं होता, वो ग्लैंड्यूलर सेल्स कहलाते हैं। ये ग्लैंड्यूलर हो गया, ग्लैंड्यूलर ग्लैंड से निकला है, और ग्लैंड का मतलब आपको बताया हुआ है पहले भी, अभी भी बता देता हूँ। ग्लैंड कहते हैं ऐसी चीज़ों को जो इंजाइम्स बना रहे होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स हमारी बॉडी में, ऐसे ऑर्गन्स जो इंजाइम्स बनाते हैं उनको हम कहते हैं ग्लैंड। अब ये ग्लैंड्यूलर है, इसका मतलब क्या है, ये इंजाइम्स बनाएगा, ये क्या बनाएगा, ये डाइजेस्टिव इंजाइम्स बनाकर रिलीज कर देगा गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर, ठीक है। तो दो किस्म के सेल्स हैं इसके एंडोदर्म के अंदर, एक ग्लैंड्यूलर सेल्स है जो कि ग्लैंड्यूलर हैं, ये डाइजेस्टिव इंजाइम्स बनाकर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में डिस्चार्ज कर देते हैं। नज़र भी आ रहा है आपको, देखें इसने ये इंजाइम्स बनाए और यहाँ से इसने ये वही एक्सोसाइटोसिस के जरिए इसने जो है इंजाइम्स को रिलीज कर दिया। और दो फ्लैजिलेटेड सेल्स कौन से होते हैं, जिनमें फ्लैजिला लगा होता है। अब काम क्या है इनका जी, फ्लैजिलेटेड सेल्स जो है ये आपके फ्लैजिला की मूवमेंट से आपके प्रे को ना सिर्फ घुमाते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर, बल्कि उसकी मैकेनिकल डाइजेशन करेंगे। एक तो ये बॉडी वॉल कॉन्ट्रैक्ट भी होती है, ये बॉडी वॉल जो है ना ऐसे दबेगी, इसका ये बॉडी जो है, ये वाली बॉडी जो है इसकी पूरी पूरी होल बॉडी इसकी दबेगी खुलेगी, दबेगी खुलेगी। इसी तरह ये जो फ्लैजिला की मूवमेंट है, इसकी मदद से ये करते हैं मैकेनिकल डाइजेशन, अपने प्रे को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं। ये नज़र आ रहा है ना ग्रीन, ये मैकेनिकल डाइजेशन के नतीजा हो गया। तो फ्लैजिलेटेड सेल्स की मदद से एंडोदर्म का जो फ्लैजिलेटेड सेल है ये क्या करेंगे, अपने प्रे के छोटे छोटे फिजिकल टुकड़े कर देंगे, मैकेनिकल डाइजेशन हो जाएगी, और आप इनका जो फूड है वो ऐसे ग्रीन पार्टिकल्स यानी कि छोटे छोटे टुकड़े हो गए। अब आता है काम यहाँ पे ग्लैंड्यूलर सेल्स का। ग्लैंड्यूलर सेल्स एंजाइम्स बनाएंगे, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में रिलीज कर देंगे, और ये जो फूड पार्टिकल है ये पार्शियली डाइजेस्ट हो जाएगा, मुकम्मल डाइजेस्ट नहीं होगा, पार्शियल डाइजेस्ट हो जाएगा, यानी कि सारे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट नहीं टूटेंगे, कुछ टूट जाएंगे कुछ रह जाएंगे, ठीक है। अब ये इन्होंने ये पार्शियल, चूंकि बॉडी से सेल से बाहर डाइजेशन हुई है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर हो गई। अब क्या होता है जी, फिर कुछ पार्टिकल्स को, जो पार्टिकल्स रह जाते हैं जिनकी डाइजेशन नहीं हो पाई, वो पार्टिकल्स अब ये जो सेल्स है ना ये अंदर ले जाते हैं। कहाँ है ये पॉइंट है, हाँ ये पार्टिकल्स रहेगा तो अब ये सेल्स अंदर ले जाएंगे, बिल्कुल एमीबा वाला मामला होगा यहाँ पे। ये इंजेक्शन हो रहा है किस कौन से तरीके से, फैगोसाइटोसिस, वही देखें आप, मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड हो गई और ये बन गया एक फूड वैक्यूल। अब इस फूड वैक्यूल के साथ वो लाइसोसोम जुड़ जाएगा, एंजाइम्स मजीद डिस्चार्ज होंगे लाइसोसोम्स की मदद से, और ये फूड वैक्यूल जो है वो अल्लाह आपका भला करे डाइजेस्ट हो जाएगा वगैरह वगैरह। और इसमें जो वेस्ट होगा वो इसी वापस इसी तरीके से एक्सोसाइटोसिस के जरिए गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में आ जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो गई, इंट्रा सेलुलर भी हो गई, ठीक है। ग्लैंड्यूलर सेल्स ने एंजाइम डिस्चार्ज किए जो कहाँ पर आ गए, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर, यहाँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो गई। फिर जो बचे हुए फूड पार्टिकल्स थे वो तमाम सेल्स ने अंदर ले लिए, वही एमीबा की तरह फैगोसाइटोसिस के जरिए फूड वैक्यूल बनाया, लाइसोसोम्स ने उन फूड वैक्यूल्स को तोड़ ताड़ कर डाइजेस्ट कर दिया, और जो वेस्ट था वो सब कहाँ आ गया, यहाँ वेस्ट आ गया जी सारा, यहाँ सारा वेस्ट जमा हो गया अब आपका, ठीक है। डाइजेशन कंप्लीट हो गई। अब ये वेस्ट जो है ये वापस उसी माउथ के जरिए बाहर निकल आएगा, इजेक्शन भी हो गई, ठीक है। सारे प्रोसेस हो गए, डाइजेशन भी हो गई, इसमें इंजेक्शन भी हो गई, डाइजेशन भी हो गई, फिर एब्जॉर्प्शन भी हो रही है, ये सारी एब्जॉर्प्शन ही तो है,
ये एब्जॉर्प्शन हो रही है, ये जो फूड वेहिकल्स बन रहा है अंदर जा रहा है, साइक्लोसिस वगैरह अंदर ये सेल्स यूटिलाइज कर देंगे। अब एक्टोदर्म को कैसे जाएगा भाई, ये तो एंडोदर्म को मिल रहा है। तो एक्टोदर्म का ये जो एंडोदर्म वाले सेल्स हैं, इन्होंने जो फूड पार्टिकल्स बना लिए, डाइजेशन हो गई इनके अंदर, तो वो डिफ्यूज करके ऐसे बाहर ट्रांसफर करके एंडोदर्म्स को भी दे देंगे बाय डिफ्यूजन। ठीक है ऐसे। तो ये एंडोदर्म ने, इस वाले सेल ने फूड पार्टिकल्स हासिल कर लिए, डाइजेशन कर ली। अब जो जो डाइजेस्टिव मटेरियल है वो ऐसे एंडोदर्म को बाहर वाले सेल्स को भी दे देगा, और फिर जो वेस्ट होता है वो यहाँ कलेक्ट हो जाता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, और फिर वो वेस्ट जो है वो माउथ के जरिए डिस्चार्ज हो जाता है। तो दैट इज हाउ हाइड्रा डू इट्स डाइजेशन। इसको आप कह लो कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो गई है और इंट्रा सेलुलर भी हो गई। ठीक है, अब लेट मी सी द टाइम, 6 मिनट है। हाँ, आई होप प्लेनेरिया में निकाल लूंगा, अल्लाह मालिक है। अब हमारे पास तीसरा जो ऑर्गेनिज्म है वो है जी प्लेनेरिया। ठीक है, नाउ इट इज टाइम फॉर प्लेनेरिया। प्लेनेरिया आप जानते हैं, ये आपने पढ़ा है जी। इसके बारे में थोड़ी सी अगर हम बात करें तो ये ताल्लुक है जी फाइलम प्लेटी हेलमिन्थस से। ठीक है जी, इसका इस पर फाइलम से ताल्लुक होता है। प्लेटी हेलमिन्थस, प्लेटी हेलमिन्थस क्या होते हैं, वॉर्म की तरह होते हैं, चपटे चपटे, लंबे होते हैं, चपटे चपटे होते हैं। अब इसको तो हम डायग्राम से ही समझ लेंगे, बहुत ईजी है ये, तो इतना मुश्किल नहीं है। ये है जी प्लेनेरिया, फ्रेश वाटर में पाया जाता है और ये फ्री लिविंग होता है। फ्री लिविंग का मतलब हो गया कि ये कोई पैरासाइट नहीं है, या आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये कार्निवोरस होता है। किस किस को खाएगा जी, ये आप समझ लो छोटे छोटे वॉर्म्स को खा लेता है, या जो एनिमल्स, जो कोई मरे हुए एनिमल्स होते हैं उनके जो डेब्रीज होती है, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको फीड कर लेता है। क्रस्टिशियंस को खा जाता है, ये कुछ इंसेक्ट्स की छोटी क्लासेस होती है क्रस्टिशियंस, उनको फीड कर लेता है। स्नेक्स वगैरह को भी खा जाता है अक्सर, ये छोटे छोटे स्नेल्स को भी। ठीक है, तो ये एनिमल्स वगैरह को ही खा रहा है, इसलिए आप इसको कार्निवोरस कहोगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या हो गया जी, ये कार्निवोरस हो गया। और किस किस को खा रहा है, ये स्नेल्स को खा जाता है, और ये स्मॉल वर्म्स को खा जाता है, और एनिमल्स के जो एनिमल्स कहाँ, एनिमल्स के जो डेब्रीज होते हैं ना, यानी कि उनके फालतू कचरा, उनके पार्ट्स, टूटे हुए पार्ट्स, जैसे किसी का कोई पार्ट टूट गया, उन चीज़ों को फीड करता है ये। ठीक है, ये तो इसका खाना हो गया। कार्निवोरस है ये, और ये स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स को खाता है। अब ये करता किस तरीके से डाइजेशन, अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा अच्छा वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा अच्छा मिलेगा आपको, इसमें देखिएगा। हालांकि इसके अंदर भी दोनों ही किस्म का डाइजेशन होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर भी और इंट्रा सेलुलर भी। अब इसकी बॉडी के अंदर, वैसे तो ये प्लेटी हेलमिन्थस से चपटा वॉर्म होता है, इसकी बॉडी में ये एक स्ट्रक्चर होता है जी जो बाहर निकल, अरे पॉइंटर का है ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है जी, ये बाहर निकल सकता है, नाली की तरह का, इसकी बॉडी से ऐसे बाहर निकल आता है। ठीक है, इसमें ये जो स्टार्टिंग हिस्सा होता है ना, इसको आप कहते हो माउथ, और बाकी ये जो पार्ट है इसको आप कहते हो फेरिंग्स। ठीक है, तो ये माउथ है, दिस इज ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये इसका फेरिंग्स हो गया। अब ये इसको जो भी वॉर्म्स वगैरह, स्नेल वगैरह खाता है, तो ये अपने इन माउथ के जरिए अपने इस फेरिंग्स के अंदर ले आता है, फिर फेरिंग्स अंदर जाती है, और अंदर जाके ये जो नजर आ रहा है ना आपको, ये इसकी कहलाती है इंटेस्टाइन। 3 चीजें इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम में, माउथ, फेरिंग्स और इंटेस्टाइन। ठीक है, मैं इस डायग्राम को ले लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि कुछ गड़बड़ करनी पड़ेगी ना मुझे इसमें। हाँ, तो ये इसका माउथ है जी, यहाँ पर ये इसको पूरे को कह दिया इन्होंने, हालांकि ये फेरिंग्स तो जो है ना ये है, ये जो है इसका ये माउथ है। ठीक है, माउथ हो गया, माउथ से ये खाने को अंदर ले आता है, फेरिंग्स से होता हुआ। अब ये जो नज़र आ रहा है ना आपको, ये हिस्सा और ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये कहलाती है इंटेस्टाइन। 3 ब्रांचेस में है इसकी इंटेस्टाइन, 3 ब्रांच हुई भी होती है शुरू में, एक ऊपर जा रही होती है और 2 नीचे की तरफ होती है। ठीक है, तो ऐसे 3 ब्रांचेस होती हैं। उसके बाद इन ब्रांचेस से फिर आपको मजीद बहुत सारी छोटी छोटी सी ब्रांचेस नजर आ रही हैं, बहुत सारी छोटी छोटी सी ब्रांचेस, इनको हम कहते हैं डायवर्टिक्यूला। डायवर्टिक्यूला, और ये डायवर्टिक्यूला इतनी छोटी छोटी पतली होती है कि तकरीबन हर सेल, हर टिश्यू तक पहुंच रही होती है। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन सेक लाइक है अगेन, क्यों, क्योंकि कोई एनस नहीं है, खाली माउथ है, सेक लाइक हो गया। ठीक है, तो ये माउथ है, ये फेरिंग्स, ये इंटेस्टाइन और ये डायवर्टिक्यूला। अब ये जो भी फूड खाएगा माउथ के अंदर आता है, माउथ से ये फेरिंग्स में आता है, फेरिंग्स से ये इंटेस्टाइन में आता है, इंटेस्टाइन से ये डायवर्टिक्यूला में आता है। अब डायवर्टिक्यूला में एंजाइम्स मौजूद होते हैं, एंजाइम्स उन फूड पार्टिकल्स को बहुत हद तक तोड़ देते हैं, बहुत हद तक तोड़ देते हैं। सेल से बाहर टूट रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। फिर जो आपके फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो आपके जो फूड पार्टिकल यानी ब्रेक होने के बाद जो फूड पार्टिकल्स बच गया, अब वो डायवर्टिक्यूला से चला जाता है सेल्स के अंदर,
और थोड़ी बहुत डाइजेशन जो है फिर सेल्स के अंदर होती है, वही लाइसोसोम्स के जरिए। तो थोड़ी बहुत डाइजेशन सेल के अंदर हो रही है, लिहाजा इंट्रासेलुलर भी हो गया। अब सेल्स ने जो अपना वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकाला, डाइवर्टिक्यूलर के अंदर भी थोड़ा बहुत वेस्ट जमा हुआ होता है क्योंकि उसने भी कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की है। वो सारा वेस्ट पहले डाइवर्टिक्यूलर से इंटेस्टाइन में आएगा, इंटेस्टाइन से फेरिंक्स में आता है, फेरिंक्स से माउथ के जरिए बाहर आ जाता है। तो ये प्लेनेरिया होता है जी। ये प्लेनेरिया के अंदर माउथ के जरिए ये अपने फूड को लेता है, फेरिंक्स से ट्रांसफर करता है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से जाते हैं डाइवर्टिक्यूलर में। डाइवर्टिक्यूलर में सबसे पहले कुछ डाइजेशन होती है, इसको आप एक्स्ट्रा सेलुलर कहोगे क्योंकि सेल से बाहर हो रही है। फिर फूड पार्टिकल्स चले जाते हैं सेल्स के अंदर और थोड़ी बहुत डाइजेशन फिर अब सेल्स के अंदर होती है, तो उसको आप कहोगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन। दोनों तरीके की डाइजेशन हो गई, सेल्स यूटिलाइज कर लेते हैं उस फूड को, एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन सब हो गया। अब सेल्स के अंदर जब इंट्रासेलुलर डाइजेशन हुई तो जो फूड जो वेस्ट आया वो कलेक्ट किया जाता है, डाइवर्टिक्यूलर में आता है, फिर इंटेस्टाइन से फिर माउथ से होता हुआ बाहर निकल जाता है। तो ये सेक लाइक हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम इसका, एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों टाइप का जो है वो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम वो इसका जो है डाइजेशन है। बाकी केमिकल ब्रेकडाउन होगा इसके अंदर, ये जो फेरिंग्स है ना, यही फेरिंग्स बड़ा मूव मसल्स टाइप का होता है, मस्कुलर होता है ये। तो इसके पंप हार्ट की तरह ये पंप करता है, पंप की वजह से जो है ये फूड पार्टिकल्स को तोड़ देता है। बाकी फेरिंग्स के अंदर भी इंजाइम्स होते हैं और डाइवर्टिक्यूलर के अंदर भी इंजाइम्स होते हैं, इंटेस्टाइन में भी इंजाइम्स होते हैं, वो सारी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं। तो ये 3 ऑर्गेनिजम्स के हमने आज की क्लास में डाइजेशन देखा, एमीबा, हाइड्रा और प्लेनेरिया। ठीक है, वैसे तो इस डायग्राम में आपको कम ब्रांचेस नजर आ रही है, लेकिन देखें कितनी खतरनाक ब्रांचेस हुई हुई होती है। ये प्लेनेरिया, ये इसका माउथ हो गया, पॉइंटर का जल्दी से, ये माउथ है, ये फेरेंक्स है। अब ये इसकी एक लेटरल है और दो, ये एक एंटीरियर इंटेस्टाइन, दो लेटरल इंटेस्टाइन, एक ये रही एक ये रही। और हर इंटेस्टाइन में देखो कितनी ज्यादा ब्रांचेस हैं, ये है डाइवर्टिक्यूला। ठीक है, तो ये हमने 3 देखे, अब 2 ऑर्गेनिजम्स हमारे रह गए, और एक कॉकरोच और एक हम खुद इंसान, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।